ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में किया दर्शन पूजन। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में देश ने देखा हमारा संकल्प। बंगाल में एसआईआर पर तल्ख हुई लड़ाई। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले टीएमसी के नेता। बोले, हमारे 5 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दिया। बीजेपी बोली, घुसपैठियों को बचा रही है ममता। इधर बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आरजेडी ने पिछड़ों, दलितों और गरीबों को निशाना बनाने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने कहा बिहार में कानून का राज है। दिल्ली में प्रदूषण का कोहराम अब भी जारी। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 को क्रॉस कर चुका है। महिलाओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी इस दौरान कर डाली। अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान के कोटपुतली से गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां थार और स्विफ्ट से आए बदमाशों ने दूसरे गैंग के लोगों को कुचलने की कोशिश की तो दूसरे गैंग ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग का मुंह खोल दिया। दिन दहाड़े हुए इस गैंग वॉर से इलाके के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वीडियो ही इतना खतरनाक है। थार और कार वाले आए, उन्होंने बाइक सवारों पर गाड़ी चढ़ा दी। दो बाइक सवार गिर गए, लेकिन तीसरे को अंदेशा हो गया था। उसने फौरन असलहे का मुंह थार सवारों पर खोल दिया। तब तक स्विफ्ट वाले ने गोलीबाज पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाजी फिर पलटी। गोलीबाज गैंगमैन ने एक बार फिर गोलियां दागी और फिर पूरा गैंग फरार हो गया। इस दौरान थार वाले रुके रहे, जबकि स्विफ्ट वाले फिर लौट कर आए। पूरा गैंग उतरा और उन्होंने हथियारों के साथ दूसरे गैंग की बाइक पर अपना गुस्सा उतारा। लेकिन आखिर ये टक्कर और गोलीबारी वाली वारदात। ये खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, फौरन पुलिस ने मौके पर सबूत छानने शुरू कर दिए, क्योंकि सवाल तो पुलिस के इकबाल पर उठेंगे कि आखिर कैसे बानसूर इलाके में बदमाशों के बीच इतनी बड़ी गैंग वॉर हो गई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी और बाइक के नंबर के आधार पर इलाके को दहलाने वालों को तलाश रही है। राजस्थान के बीकानेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहां एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार सड़क पर 5 बार पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार सभी 5 लोगों की जान बच गई। यह हादसा नोखा इलाके में ट्रैक्टर और ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। तेज रफ्तार कार पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बेकाबू हुई कार गोता खाते हुए एक के बाद एक 5 बार पलट गई। इससे पहले सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जाती दिखाई दी, तभी पीछे से स्कॉर्पियो कार आई। ड्राइवर ने ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जो घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। यूपी के इटावा में चलती ट्रेन से एक महिला को फेंकने का मामला सामने आया। आरोप है कि टीटीई ने टिकट को लेकर हुए विवाद में नेवी ऑफिसर की पत्नी को ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आरती नाम की ये महिला इलाज कराने के लिए कानपुर से दिल्ली जा रही थी। कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। आरोप है कि पटना आनंद विहार सुपरफास्ट के स्लीपर कोच में टीटीई संतोष से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि टीटीई ने पहले बैग को ट्रेन से फेंक दिया और फिर 4 किलोमीटर बाद महिला को धक्का दे दिया। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। इस मामले में इटावा की जीआरपी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अब मृतक महिला के पति ने सवाल उठाया है कि आखिर बैग हादसे के एक दिन बाद क्यों मिला। पति ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये तो लग रहा है फेंका हुआ है, क्योंकि बैग 4 किलोमीटर दूर मिला है, बॉडी फिर मिली, मोबाइल अभी तक नहीं मिला है और बैग भी एक दिन बाद मिला है, जिसकी निष्पक्ष मतलब सच्चाई जाननी है मुझे क्या हुआ है।
महाराष्ट्र के पुणे में कोयता गैंग का कहर एक बार फिर लौट आया। शहर के विमान नगर इलाके में गैंग के गुंडों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। ये तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि दुकानदार ने मुफ्त में सामान देने से इनकार कर दिया। दरअसल कोयता गैंग के करीब 6 गुंडे एक पान की दुकान पर पहुंचे और मुफ्त में सामान देने को कहा, लेकिन जब दुकानदार ने देने से इनकार किया तो एक आरोपी ने धारदार हथियार निकाल लिया और उसी से दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गैंग के दूसरे सदस्य भी टूट पड़े और काउंटर पर रखे सामान को तहस नहस कर दिया। तोड़फोड़ के बाद आरोपी दुकान से सामान लेकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद डरे व्यापारियों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पंजाब के संगरूर में किलोमीटर स्कीम बसों के विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान ही एसएचओ की वर्दी में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुट गए। एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी जैकेट उतारी और उसी से आग बुझाने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे 2 लोग बोतल में पेट्रोल लेकर बस की छत पर चढ़ गए और खुद पर पेट्रोल डालने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें उतारने की कोशिश की तो वो उन पर पेट्रोल फेंकने लगे। इसी दौरान एसएचओ की वर्दी में आग भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को नीचे उतारकर उनकी जमकर कुटाई की। साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। पीलीभीत से ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, जब एक बेकाबू कार अचानक से तालाब में गिर गई और फिर डूबने लगी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने चमत्कार से कम नहीं बताया। कार का दरवाजा लॉक था। कार गहराई की तरफ बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर डर कर हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाता दिखा। क्या करे कैसे करे किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी तालाब में उतरा देवदूत, जो एक नाविक था और अपनी नाव लेकर कार के पास पहुंचा। जब तक नाव कार के पास पहुंची, कार का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका था। नाव लेकर आए युवक ने ड्राइवर को बाहर खींचने की कोशिश शुरू की। किसी तरह खिड़की के रास्ते जान जोखिम में डालकर युवक ने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही ड्राइवर कार से बाहर निकला, पूरी कार तालाब में समा गई। उसी के साथ नाव भी डूब गई। अब तालाब में उतरा दूसरा देवदूत, जो ड्राइवर और नाविक को बचाने के लिए तालाब में कूद गया और पकड़कर दोनों युवकों को बाहर ले आया। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। पानी और घबराहट की वजह से ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के तमाम एक्शन के बावजूद रीलबाज युवक बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी गवाही देती तस्वीरें मुरादाबाद से आई, जहां सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर युवकों ने रील बनाई। कार भी किसकी, जिस पर लिखा है मजिस्ट्रेट। नीली और लाल बत्ती भी जल रही है, साथ में जल रही है सिगरेट। कानून का मजाक धुएं का छल्ला बनाकर उड़ाया गया। इस वीडियो में युवकों ने अपनी पोजीशन बार बार बदली, यानी काफी देर तक मजिस्ट्रेट लिखी कार पर बैठकर रील बनाई गई। उम्मीद है कि अब पुलिस इन रीलबाजों की ऐसी रील बनाएगी जिसके बाद ये रील बनाना ही भूल जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट में मारपीट की। आरोप है कि देर रात नशे में धुत दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और खाना मांगने लगे, लेकिन किचन बंद होने की वजह से मालिक ने खाना देने से इनकार कर दिया। रेस्टोरेंट मालिक की बात सुनकर दोनों पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए और उस पर थप्पड़ बरसाने लगे। पुलिस से बचने के लिए रेस्टोरेंट का एक स्टाफ भागकर पीछे छिप गया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी वाइपर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। पुलिसकर्मियों ने सिर्फ मारपीट ही नहीं की, बल्कि रेस्टोरेंट में रखा सामान भी फेंक दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ स्टाफ बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक शाहरुख को भी पीटा। जैसे करके मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ और मेरे स्टाफ को उन्होंने तमाम मारा है, तमाम गाड़ी क्लोज कर रखी है। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी ठाकुर द्वारा कोतवाली में तैनात है। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी रोष नजर आया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने गिरफ्त वाले का पिस्टल लेकर भाग रहे आरोपी सलमान को पैर में गोली मारकर फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। नाराज लोग रायसेन की सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। महिलाएं काफी गुस्से में थी। वो पुलिस से आरोपी सलमान को पब्लिक के हवाले करने की मांग कर रही थी। गोली मारो, सलमान को फांसी दो, गोली मारो, हमारे हवाले दो, नहीं तो सलमान को हमारे हवाले दो।
21 नवंबर को 6 साल की मासूम से रेप हुआ। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 25 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया और 27 नवंबर की रात को पुलिस ने आरोपी को भोपाल के गांधीनगर में पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी में स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद की। अज्ञात लड़का 11 नंबर सेक्टर में मकान घूम रहा था बिना डॉक्यूमेंट के। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, तो नाम भी बता रहा था वो सलमान। लोगों को सलमान पर शक हुआ और उसकी तस्वीर भी रायसेन के आरोपी से मिल रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया। 27 नवंबर की रात गिरफ्तार हुए सलमान को 28 नवंबर की सुबह पुलिस उसे भोपाल से रायसेन ले जा रही थी। आरोप है कि इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सलमान ने एक पुलिस वाले से पिस्टल छीन ली और गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की। ये वही रायसेन पुलिस की गाड़ी है जिससे भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस आरोपी को, और वो यहाँ पर गौहरगंज ले जाते समय ये पंचर हुई ये गाड़ी पंचर होने के बाद आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी वक्त सलमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। ये आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एनकाउंटर के बाद पुलिस आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल ले गई, तो वहीं बाद में मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने सबूत इकट्ठा किए और उसे जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर इसका विरोध करता है और उसका फुल एनकाउंटर का मांग करता है। प्रयागराज की करेली में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाना एक युवक को भारी पड़ गया। रफ्तार में युवक इतना मगन था कि उसे दुकान के बाहर लगा रेहड़ी वाला तख्त दिखाई ही नहीं दिया और फिर हादसा हो गया। जनाब न जाने किस धुन में थे, सीधे तख्त में टक्कर मार दी। ऐसा भी नहीं था कि सड़क पर ट्रैफिक हो, पूरी सड़क खाली थी, लेकिन जनाब को शायद किनारे ही चलने का शौक था। टक्कर से रेडी के ऊपर लगा शेड और तख्त दूर जा गिरे और बाइक सवार भी वहीं पसर गया। वो तो गनीमत थी कि बाइक तख्त से टकराई, अगर किसी मजबूत चीज से टक्कर होती तो यह हादसा भयानक हो सकता था। हादसे के बाद युवक उठकर खड़ा हो गया। वो दुकान वाले को अपनी करतूत के बारे में कुछ समझाने पहुंच गया, यानी बाइक सवार बाल बाल बच गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरी सावधानी और नियंत्रण में, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। एक पुरानी कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब ऐसा सौदा जिसमें डबल फायदा हो, और कुछ ऐसा ही कमाल किया है आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने एक ऐसा डिटर्जेंट तैयार किया है जो कपड़े तो धुलेगा ही, मच्छरों से भी बचाएगा। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट डिटर्जेंट में कुछ खास तरह के केमिकल मिक्स किए हैं, जिनसे निकलने वाली गंध को मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहां से दूर हट जाते हैं। ऐसे में जब लोग इस डिटर्जेंट में धुले हुए कपड़े पहनेंगे तो मच्छर उनके पास नहीं जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डिटर्जेंट दिखने और इस्तेमाल में आम डिटर्जेंट जैसा ही है और इससे धुले कपड़े साफ, खुशबूदार और मुलायम रहते हैं। लैब टेस्ट में ये डिटर्जेंट मच्छरों के खिलाफ 100% कामयाब रहा है। आईआईटी दिल्ली ने स्मार्ट डिटर्जेंट का पेटेंट भी हासिल कर लिया है और अब इसे जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी हो रही है। मच्छरों का दुश्मन ये डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में बिकेगा। आईआईटी दिल्ली का कहना है कि ये डिटर्जेंट डेंगू और मलेरिया से भी बचाव करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। अब बिहार के लखीसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा के समर्थकों ने कई राउंड फायरिंग की है। वीडियो में कुछ लोग बंदूक से फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। तस्वीरें आप देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यहां पहुंचे थे और उन्हीं के स्वागत में यहां पर उनके समर्थक किस तरीके से हवाई फायर कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, फूल मालाओं के साथ साथ बंदूकों से भी उनका स्वागत किया गया और हर्ष फायरिंग की है। बिहार के लखीसराय का मामला, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के समर्थकों का ये वीडियो भी अब सामने आया। जब वो यहां पर पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का सुप्रीम कोर्ट में अब ये मुद्दा उठ चुका है और देखिए, खुद मुख्य न्यायाधीश प्रदूषण के हालात पर इस पर चिंता भी जता चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदूषण से निपटने का मुद्दा बैकफुट पर चला गया है।
जिसका सबूत है गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली की ये तस्वीरें। हर तरफ छाया स्मॉग यानी दमघोटू प्रदूषण। सांसें उखड़ रही हैं, आंखें जल रही हैं, सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। दिल्ली की पब्लिक साफ हवा और सांसों के लिए जूझ रही है, लेकिन सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है। जहरीली हवा की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खांसते खांसते बुजुर्गों के फेफड़े कमजोर पड़ने लगे हैं। रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी कि हर दिन आसपास मौजूद जहर को पीते हुए लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे हैं। दिल्ली की ये जहरीली हवा हर किसी को बीमार बना रही है, उनकी उम्र घटा रही है, लेकिन सरकार के दावों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। बच्चे हाँफ रहे हैं और बुजुर्ग खांस रहे हैं, लेकिन सरकारों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। AQI 400 से 500 के बीच पहुंच चुका है। दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। अथॉरिटी इसलिए बनी है कि प्रदूषण को कम किया जाए, वो प्रदूषण के आंकड़ों में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? वो दिल्ली के अपराधी हैं अरविंद केजरीवाल, और 11 साल के बाद भी आज वो अगर पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, लेकिन क्या आपको सरकार की ओर से कोई संजीदगी दिख रही है, कोई सीरियसनेस दिख रही है? और बजाय उसका संज्ञान लेके उसका समाधान ढूंढने के, उसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है। देखिए, वार पलटवार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और खतरनाक होते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर उनसे चर्चा की। राहुल ने इस मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई है। There are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. Yet, this has never been an emergency. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया, मोदी जी, देश के बच्चों का दम हमारे सामने घुट रहा है, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? इस मुद्दे पर सरकार कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाती? कोई प्लान क्यों नहीं? किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? सवालों और आरोपों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पॉल्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। हर रोज उस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जरूरी है। और अब बात SIR की, जिस पर जारी सियासी घमासान के बीच आज सुबह TMC के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के साथ एक मीटिंग की। चुनाव आयुक्त और TMC डेलीगेशन के बीच करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में TMC के 10 सांसद शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद TMC डेलीगेशन में शामिल सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि TMC ने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल उठाए, लेकिन TMC के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग के रवैये से TMC डेलीगेशन नाराज दिखा। TMC के सांसदों ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में SIR के दौरान कितने अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी मिली। TMC डेलीगेशन का दूसरा सवाल था, अगर पिछली मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो फिर लोकसभा चुनाव को ही रद्द करना चाहिए। TMC का तीसरा सवाल BLO से जुड़ा था। TMC ने पूछा, BLO ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। चौथा सवाल, SIR की प्रक्रिया किसके लिए है, और TMC का 5वां सवाल इसी से जुड़ा था, SIR अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए है तो सिर्फ कुछ राज्यों में क्यों। लेकिन TMC का दावा है कि चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है। देखिए, SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वहीं लखनऊ से भोपाल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, जिन्हें रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। SIR के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, भोपाल की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हंगामा बढ़ा तो भोपाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। तो चोर है ना, डरते हैं जब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये कितने भी वाटर कैनन चला ले, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे।
स्थिति को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के एक आरोप पर सियासी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी हर संवैधानिक काम का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक बीएलओ ने नाम उजागर न करने की शर्त पर मुझे बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीएलओ को जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है कि सेक्टर और सोसाइटी के प्रत्येक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने हैं। एक तरफ देहात क्षेत्र में असली वोट भी काटे जा रहे हैं और दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा। एसआईआर को देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया और इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी जब भी कोई सरकारी और संवैधानिक काम होता है उस पर टिप्पणी करने का काम, आपत्ति करने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। एसआईआर पर सियासत के बीच अखिलेश यादव ने अपना एसआईआर करवाया, साथ साथ ये संदेश भी दिया कि सभी लोग एसआईआर करवाएं। कई राज्यों में बीएलओ की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर चुनाव आयोग को घेरा है, तो वहीं एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में तो एक बीएलओ ऐसा भी है जिसकी हादसे में 2 पसलियां टूट गई, फिर भी ड्यूटी पर मुस्तैद है। बीएलओ यशवर्धन चौहान बेल्ट बांधकर ड्यूटी पर जाते हैं और एक एक मतदाता का वेरिफिकेशन करते हैं। यशवर्धन ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। तब किसी कार से एक्सीडेंट होने के बाद नीचे गिरा और पीछे से कोई ट्रैक्टर आया था, उसके टायर की मेरे रिब पर लगी, जिससे मेरी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। यूपी के गाजियाबाद में एसआईआर के काम में लापरवाही के आरोप में 21 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सभी 21 बीएलओ साहिबाबाद विधानसभा के हैं, इनमें से 9 महिला बीएलओ हैं। जो अच्छे बीएलओ हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक बीएलओ की मौत से हड़कंप मच गया। जाकिर हुसैन नाम के बीएलओ 27 नवंबर को अचानक बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। टीएमसी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। गुजरात के मेहसाना में भी 50 साल के बीएलओ दिनेश की मौत हो गई। रात में करीब 2 बजे एसआईआर का काम कर रहे थे, इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस पर कांग्रेस ने पूछा कि बीएलओ की मौतों पर सीईसी ज्ञानेश खामोश क्यों है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में फुटबॉल के मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि बीच बचाव के लिए वहां पुलिस को आना पड़ गया। लड़ाई बहसबाजी से शुरू हुई और देखते ही देखते मैदान पर खिलाड़ियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरें बोलीविया में चल रहे कोपा पासेना कप की है, जहां खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाए। झगड़े की शुरुआत रेफरी की आखिरी सीटी बजने के बाद हुई। रियल ओरुरू और ब्लूमिंग टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गालियां दी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 17 खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तरह बिहार में भी बुलडोजर एक्शन ने यहां के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि गरीब, दलित, वंचित परिवार घरों के टूटने से टूट चुका है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई उनको देखने वाला तक नहीं है। राज्य में गरीब, दलित और वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय अब है ही नहीं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी अतिक्रमण के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा, जिसका जेडीयू ने भी जवाब दिया। बिहार में कौन माई का लाल पैदा लिया है जो दलित की ओर, अति पिछड़ा की ओर और समाज के कमजोर तबका की ओर आंख दिखाएगा। सियासत के बीच पटना के दीघा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। दीघा का ये इलाका है, यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ में, अवैध कब्जे के खिलाफ में जो है वो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पे नजर आ रही है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जमकर चल रहा है। पटना के अलावा आज मधेपुरा में भी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया, जहां बुलडोजर ने कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ पीले पंजे का इस्तेमाल किया और संदेश दिया जा रहा है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। लंबे समय से सड़क किनारे फैले अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कस गया। बुलडोजर से सड़क किनारे बने अवैध शेड और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। तस्वीरें बिहार के मधेपुरा की, जहां कॉलेज चौक से मुख्य बाजार तक बुलडोजर गरजता दिखाई दिया। दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं, इसीलिए एक्शन लिया गया।
प्रशासन ने इस एक्शन के साथ साफ कर दिया कि सरकारी जमीन और सड़क किनारे कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के कानपुर से बड़े हादसे की खबर आई। कानपुर में NH-19 पर चलती बस में अचानक भयंकर आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों की जान जैसे तैसे बचाई गई। जब बस में आग लगी तब अंदर 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस और फायर फाइटर्स भागकर बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। अंदर से बस में आग लगी हुई थी और अंदर जान बचाने के लिए भागम भाग थी। कुछ लोग सामान बचाने के चक्कर में थे, जिन्हें पुलिस ने डांटा और बाहर भागने को कहा। सामान छोड़ो यार, बाहर निकलो बाहर। जल्दी बस को देखने के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों को पीछे हटाया क्योंकि बस में धमाके का खतरा था। कानपुर के NH-19 पर बस में लगी इस आग की वजह से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग कई घंटे तक हाईवे पर फंसे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या के बाद अब गोवा में जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की चांदी की प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। ये चमचमाती प्रतिमा 77 फीट ऊंची है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। ये विश्व में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं। पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसे मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जो कि इससे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर चुके हैं। पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर गोवा में भगवान श्री राम की प्रतिमा पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करेगी। चीन के एक शॉपिंग मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर रखा हुआ एक क्रिसमस ट्री धू कर जलने लगा। खराब वायरिंग की वजह से क्रिसमस ट्री में आग लगने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद पूरा क्रिसमस ट्री आग की लपटों में गिर गया। क्रिसमस ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जबकि धुएं का गुबार उठा और पूरे मॉल में फैल गया। दरअसल क्रिसमस करीब है, ऐसे में मॉल के बीचों बीच क्रिसमस ट्री लगाया था, लेकिन इसमें आग भड़क गई, जिसके बाद लोग वहां से दूर हट गए। बताया गया कि कुछ देर बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क पर बाइक चलाने वाले अक्सर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिसके चलते उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और खौफनाक हादसा हो गया। अगर बाइक सवार एक छोटी सी गलती ना करता तो इतना भीषण हादसा टल सकता था। सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो में नजर आया कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था और मेन सड़क पर आने के बाद भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। नतीजा सबके सामने है। बाइक पर एक महिला भी बैठी थी, जिसे इस युवक की गलती का खामियाजा उठाना पड़ा। हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर लगने के बाद दोनों उछलकर काफी दूर चले गए, जबकि बाइक बस के नीचे ही फंसी। हादसा होने के बाद ड्राइवर ने फौरन बस रोकी। इसके बाद कंडक्टर नीचे उतरा और बाइक सवार के पास गया। ये वीडियो 18 नवंबर का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं। इस बीच शिंदे गुट के एक मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। और इस बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से प्रदेश की कमान संभालेंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भुसे ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया। आजही जनतेला जर तुम्ही विचारलं की तुमच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण, तर आज एक जनता सांगेल की त्यांच्या मनातला मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत। भविष्याच्या इतिहासामध्ये काय लिहिलेलं असेल, परत एकदा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब करताना आपण सर्वजण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत। निकाय चुनाव से पहले दादा भुसे का ये बयान महायुति गठबंधन में और तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 56 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया।
मूसलाधार बारिश के बाद आई बर्बादी की बाढ़ की वजह से कई नदियों के बांध टूट गए, जिनकी डरावनी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात किस कदर खराब हो गए हैं कि घर के बाहर खड़ी गाड़ी खुद ब खुद गेट से निकलकर बह गई। लोग इस कदर डरे सहमे हैं कि घर से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाते दिखे। पिछले 11 दिनों से हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद सेना भी दिन रात रेस्क्यू अभियान में जुटी है। हेलीकॉप्टर के जरिए जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दिन हो या रात, रेस्क्यू अभियान 24 घंटे जारी है। रात के अंधेरे में फंसे इस युवक को नाव के जरिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है, यानी अभी खतरा टला नहीं है। बाढ़ से इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। थाईलैंड के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 145 लोगों की मौत हो गई, जबकि इंडोनेशिया में 84 लोगों की सांसें बर्बादी की बाढ़ से थम गई। देश अलग है लेकिन हालात एक हैं। तबाही की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई भीषण बाढ़ ने दोनों देशों में शहर शहर कहर बरपा दिया है। आपके सामने इंडोनेशिया की तस्वीरें हैं, जहां की सड़क पर सैलाब बहता दिखा। बिना ड्राइवर की भारी भरकम कार प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती चली। ऐसी एक कार नहीं, मकान, दुकान, सामान सब कुछ बह गया। नाव के जरिए जब रेस्क्यू टीम एक इलाके में पहुंची तो लोग पेड़ों पर लटककर अपनी जान बचाते देखे गए। इस वक्त बाढ़ग्रस्त इंडोनेशिया के जिस भी इलाके से आप गुजरेंगे, तबाही का ऐसा ही डरावना मंजर देखने को मिलेगा। इतिहास की सबसे भीषण तबाही में से एक थाईलैंड में अब पानी का डरावना स्तर कुछ कम होने लगा है, लेकिन अभी भी स्थिति बेकाबू है। घर टूट फूट कर बर्बाद हो गए हैं। बलिया के एक रिसेप्शन कार्यक्रम में उस वक्त मंच टूट गया जब मेहमान उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। मंच पर मौजूद बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक के प्रतिनिधि बाल बाल बच गए, मगर कुछ लोगों को चोटें जरूर आई। ये वीडियो बलिया के रिसेप्शन कार्यक्रम का है। यहाँ वर वधू के साथ मेहमान भी मंच टूटने से नीचे जा गिरी, जिसमें एक मेहमान का पैर टूट गया। घटना 26 नवंबर की है, जब बलिया बीजेपी के अध्यक्ष संजय मिश्रा और बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह मंच पर पहुंचे थे। दूल्हा दुल्हन ने उनके पैर छुए। इसी दौरान दूल्हा दुल्हन के पीछे आकर मेहमान फोटो के लिए खड़े हुए और मंच टूट गया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए और एक मेहमान का तो पैर फ्रैक्चर हो गया है। मुंबई के कोयला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। भयंकर आग स्क्रैप के गोदाम में लगी और पूरे इलाके में शोर शराबा मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कुछ दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार हाईवे तक नजर आ रहा था। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंची, लेकिन छोटी गली और बहुत ज्यादा धुएं की वजह से आग पर काबू पाने में 4 घंटे लग गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलते चलते एक ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठा और ट्रॉली पर सवार युवक नीचे जा गिरा। युवक उछलकर ट्रॉली से नीचे गिरा और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ट्रैक्टर के पिछले पहिए उसके सिर पर चढ़ गए। हादसा होते ही युवक का साथी कूदकर नीचे उतरा और मंजर देखकर दोनों हाथ से उसने अपना सिर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में भारी सामान लदा था, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर चलते चलते ऊपर उठ गया और हादसा हो गया। जब युवक ट्रॉली से नीचे गिरा तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और 1 सेकंड के अंदर ट्रॉली का भारी भरकम पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से हादसा हुआ, कई बार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और बताती हैं कि कैसे जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं लोग। और बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार उनसे कुछ छिपा रही है। इमरान खान जिंदा है भी या नहीं, इसे लेकर परिवार के मन में कई सवाल हैं। इमरान खान के बेटे तो खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बात को लेकर अपनी शंका जाहिर कर चुके हैं। उनकी बहनें जब मिलने जाती हैं तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता। उनकी बहन के साथ वहां बदसलूकी भी हुई थी। और अब जिस जेल में इमरान बंद हैं, उसके बाहर समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। अब इमरान खान की बहन ने इसी को लेकर एक याचिका भी दाखिल की है। तो फिलहाल पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है और सवाल वही कि आखिर कहां है इमरान खान, और अगर इमरान सही सलामत है तो फिर उनके परिवार से उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अच्छा,
अब इस पर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। उनकी बहनें जो उनसे मिलने की लगातार कोशिश कर रही हैं, परिवार के लोग, उनके कार्यकर्ता, अभी तक उन्हें मिलने नहीं दिया गया और ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। और इसी बीच इमरान खान की बहन ने यह याचिका दाखिल की है। इमरान खान की बहन थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज पर लाइव होंगी और उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है, परिवार के क्या सवाल हैं। उनकी बहन ने जो याचिका दाखिल की है उस याचिका में क्या कहा गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह अर्जी इमरान खान को लेकर दाखिल की गई है। तो थोड़ी देर बाद इमरान खान की बहन खुद एबीपी न्यूज पर लाइव होंगी, जिसमें आप सुनेंगे कि आखिर परिवार क्या कुछ बता रहा है, उनके साथ वहां क्यों हो रहा है और आखिर क्यों ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ गलत और बड़ा जरूर जेल के अंदर हुआ है। तो बस थोड़ी ही देर बाद इमरान खान की बहन आपको एबीपी न्यूज पर दिखेंगी। उनसे बात करके ये तमाम सवाल हम उनसे पूछेंगे, जो सवाल फिलहाल आप अक्सर इन वीडियोस में सुनते रहते हैं, जो पाकिस्तान से खबरें निकल कर आ रही हैं। परिवार अब खुलकर सड़कों पर है और सवाल पूछ रहा है सरकार से, जेल में भाई से मिलने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। और एबीपी न्यूज के नेशनल ब्यूरो हेड आशीष सिंह, जिन्होंने बातचीत की है इमरान खान की बहन से, वो पूरी बातचीत अब से थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज पर आप सुनेंगे और इमरान का हाल उनकी बहन नौरीन खुद बताएंगी कि आखिर उनके साथ वहां क्या कुछ हो रहा है, आखिर उनके भाई से उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। और परिवार के, क्योंकि लगातार कई सवाल हैं, परिवार अब खुलकर सामने है और लगातार पाकिस्तान की हुकूमत से ये सवाल पूछ रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों का जिक्र हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने भी उनकी बहन से, जिनका नाम नौरीन है, उनसे किया है और उन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या जानकारी एबीपी न्यूज को दी है, वो सब कुछ अब से थोड़ी ही देर में। इमरान खान को लेकर परिवार के पास अब तक क्या अपडेट है, आखिर उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उन्होंने याचिका आखिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्यों दाखिल की है, ये सवाल सभी के मन में, सबके जहन में फिलहाल उठ रहे हैं। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब और पाकिस्तान का सच आखिर क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या छुपा रही है, इमरान खान की सेहत को लेकर, उनके जिंदा होने को लेकर जो अब ये सवाल उठ रहे हैं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो उस जेल में है भी नहीं। तो ये तमाम सवाल फिलहाल, और इन्हीं पर बात की है खुलकर आशीष सिंह ने, नेशनल ब्यूरो हेड एबीपी न्यूज के। उन्होंने क्या कुछ बताया, नौरीन ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया है, सब कुछ आपको अब से थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज पर सुनने को मिलेगा। उनकी बहनें, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उनसे मिलने लगातार जेल के बाहर पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, वहां उनके साथ बदसलूकी भी होती है, तबीयत तक बिगड़ जाती है उनमें से, उनकी बहनों की, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना ही जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई जवाब दिया जा रहा है। तो इन तमाम बातों पर आखिर अब परिवार का क्या कहना है, एबीपी न्यूज पर इमरान खान की बहन नौरीन, जिन्होंने पाकिस्तान का सच बताया है, एक एक बात, एक एक जानकारी पूरी डिटेल में, जो आशीष सिंह ने सवाल उनसे पूछे हैं, वो अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर, इमरान खान को लेकर बहुत घमासान की स्थिति मची हुई है। पीटीआई के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि वहां शासन नहीं बल्कि हिटलर का राज चल रहा है और सरकार हर किसी को दबाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान कहां है ये कोई नहीं जानता, उनके साथ क्या हुआ है जेल में ये कोई नहीं जानता, वो उसी जेल में बंद है या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। और जैसा परिवार बार बार ये कह रहा है, तो ये तमाम सवाल जो इस वक्त बने हुए हैं इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत वहां बदलती है, इमरान खान जेल में पहुंच जाते हैं और तब से लेकर अब तक कई आरोप लगाए जा चुके हैं परिवार की तरफ से। और अब जैसा कहा गया है कि परिवार से बिल्कुल उनकी ना तो कोई मुलाकात होने दी जा रही है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी परिवार तक आ पा रही है, ना ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब उनकी सेहत को लेकर जो ये सवाल उठा रहे हैं, इस पर कुछ भी क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकार बता पा रही। क्या वाकई कुछ बड़ा इमरान खान के साथ जेल के अंदर हुआ है?
उनके बेटे ने खुद आज एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें संदेह है इस बात का कि उनके पिता यानी कि इमरान खान जिंदा है भी या नहीं। तो इन तमाम बातों पर अब तक क्या कुछ हो रहा है आखिर पाकिस्तान में, हुकूमत किस तरीके से जवाब या तो नहीं दे पा रही है या फिर क्या छिपा रही है, इन तमाम सवालों। ये काम करना, इमरान खान ने मुझे कहा था ये काम करना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने नहीं लिखा, हालांकि इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से को लिखी और जेलों से निकला है, लेकिन ये लोग फिर भी अगर वो लिख भी देते हैं, कई लोग बेचारे कहते हैं उनको फिर भी नहीं छोड़ते। इन्होंने गरीब लोग अंदर जेलों में डाले हुए और बगैर वजह के, बगैर कसूर के। तो ये देखें, ये इन्होंने जो जुल्म किया है ये कभी पाकिस्तान में पहले हुआ है। मैम जब आप पिछली दफा इमरान साहब से मिली, जैसा आपने बताया, एक्सक्यूज मी, नहीं, और आपने कहा हिटलर, मैंने क्यों कहा? क्योंकि हिटलर की टर्म आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होती है। हिटलर का मतलब है कि कोई उसको पूछने वाला ही नहीं, वो जो दिल करे कर सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में यही चीज हो रही है। मैम जैसा आपने बताया कि पिछली बार जब आप मिली, जब आपकी कॉन्वर्सेशन हुआ, आपकी बात हुई इमरान साहब से, उन्होंने क्या शेयर किया आपसे कि उनको किस तरह से वहां परेशान किया जा रहा है, वो किस तरह की तकलीफ में? बाकी चीजें आपने बताई जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से आपको क्या कहा, क्या शिकायतें दर्ज कराई, किस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं, क्या किसी तरह की एट्रोसिटी, यातनाएं उनको दी जा रही हैं जेल के अंदर? नहीं, देखिए, मुझे फिजिकल मुझे नहीं पता। फिजिकल तो मेरा ख्याल है कि पुलिस करना भी नहीं चाहेगी, लेकिन पुलिस भी हमारी अपनी और पुलिस वाले भी उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं, और ये उनको जिस तरह करते हैं, ये उनको मेंटली करना चाहते हैं, उनको आइसोलेट करके कि कोई सारे राब्ते खत्म। अब देखिए, आप एक इंसान को बंद कर दें और आपको पता ही नहीं दुनिया में भी क्या हो रहा है और बाहर भी क्या हो रहा है और हो भी कुछ रहा है कि नहीं। देखिए, बड़ी परेशान, बड़ी तकलीफ दह चीज है। और ये इनको साथ जो कर रहे हैं, ये मतलब ये जेल मैनुअल जेल वालों को भी पता होना चाहिए, जेल वाले अंदर से क्यों कर रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर जो भी जेल में बैठ के करवा रहा है, कि अगर वो जो पुलिस वाले कहते हैं जी हम मजबूर हैं, तो मैं तो बड़ी दफा कहती हूँ कि देखें, फिर आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मजबूर होने से अल्लाह नहीं माफ करेगा, फिर भी आपको इसका हिसाब देना होगा। मैम, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और आसिम मुनीर मिल करके, आपको क्या लगता है, आप इमरान खान साहब की बहन है, ऐसी क्या इनसिक्योरिटी, क्या डर है, क्या खौफ है इमरान खान से कि वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि आज ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब जिंदा हैं भी कि नहीं? क्योंकि देखें, इनको ये जब आप जो मुजरिम होते हैं तो आपको खौफ भी होता है ना ज्यादा, और इनको लगता है कि इनका दिल तो करता है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ना इनको पूछने वाला, ना ये किसी को जवाब दे, लेकिन इनको खौफ इसलिए कि ये जालिम है। और जब जुल्म करेंगे तो फिर आपको डर लगता है ना कि मेरे पर वापस ना आए। लेकिन इनको पता होना चाहिए इमरान खान जालिम नहीं थे। इमरान खान ने आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया, और कोई ऐसा इंसान उठ के नहीं कह सकता कि मुझे इमरान खान ने मेरे पर कोई जुल्म किया था, कभी नहीं किया। नवाज शरीफ जेल में रहा, इमरान खान ने कभी ये भी नहीं कहा था कि क्या कर रहे या कैसे रह रहे। उसके लिए एयर कंडीशन थे, हीटर थे, जो मौसम था उसके मुताबिक। बाकी 100 लोग उनके नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों ने बताया कि हम 50 बंदा एक वक्त में मिलता था। इमरान खान को 2 लोगों को जाने नहीं देते। तो ये देखें, बहुत ये एक किस्म की तकलीफ है जिसकी हमें भी होती है कि नौरीन मैम आपने कहा कि आप 3 हफ्ता पहले करीब उनसे या 4 हफ्ता पहले आपने मुलाकात की थी। क्या इस दौरान जब जो मैं हवाला दे रहा था, अफगानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मैं फिर मतलब अफसोस है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने भी आई कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया है, आपने मुझसे कहा कि आप जब तक देख नहीं लेंगी, आपके पास सबूत नहीं आएगा, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगी कि ये कह रहे हैं कि सब इमरान खान सेफ है। क्या आपने पर्सनली मैम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करने की कोशिश की या किसी ऐसे अथॉरिटी से जो कम से कम लाजमी तौर पर यह बता दे, ये प्रूफ कर दे कि इमरान खान साहब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।